नमस्ते साथियों, मैं भैराराम बेनीवाल पिछले काफ़ी वीडियो में आद्य अधूरे स्वरों और व्यंजनों का वर्गीकरण अर्थात वर्ण विचार पर काफ़ी चर्चा हुई। उसके बाद हमने संधि शुरू की। स्वर संधि के पांचों भेद, स्वर संधि के कुछ अपवाद हमने चर्चा की थी। व्यंजन संधि के 10 नियमों पर चर्चा हो चुकी है। नियम नंबर 11 से आज हम चर्चा स्टार्ट करेंगे, तो देखिए, समझिए और इस YouTube चैनल को आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें ताकि अधिक विद्यार्थी जो वर्तमान में मुख्यतः राजस्थान के संदर्भ में जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं आ रही हैं उनकी तैयारी कर सकें। तो देखिए, व्यंजन संधि की परिभाषा तो आप पहले ही समझ चुके हैं कि व्यंजन के साथ स्वर, स्वर के साथ व्यंजन अथवा व्यंजन के साथ व्यंजन के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। इसका 11वां नियम समझिए। नियम नंबर 11 है, प्लस से पहले त या ध रहेगा। प्लस से पहले त या ध और प्लस के बाद में तालव्य स्वर। ध्यानपूर्वक समझिए आप सभी कि प्लस से पहले त या ध और बाद में तालव्य स्वर आ जाए तो संधि होने पर त या ध की जगह तो हो जाएगा च और स की जगह हो जाएगा छ। दोनों वर्ण बदल लें। जैसे 10 नंबर नियम में भी आपने दोनों वर्ण प्लस से पहले और बाद दोनों बदले थे। त या ध की जगह वहां पर हमने किया था द और वहां है था उसकी जगह किया ध। ये 10 नंबर नियम में था। ऐसा नियम, और ये नियम भी वेरी इंपॉर्टेंट। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न आता है। तो प्लस से पहले त या द और बाद में स। अब जब हम इनकी संधि करेंगे तो त या द की जगह तो हो जाएगा च और स की जगह छ। एक चीज ध्यान रखिएगा कि स के अंदर स्वर कैसा है, वैसा न वैसा स्वर आपको किस में डालना है, छ में डालना है। जैसे उदाहरण देखिए, बहुत अच्छा उदाहरण, उत प्लस श्वास। ये शब्द शुद्धि में भी पूछा जाता है, यही शब्द उपसर्ग में पूछा जाता है। प्लस से पहले क्या है त और प्लस के बाद में क्या है स आता। अब इसकी संधि करो तो त का तो हो जाएगा च, स का हो जाएगा छ। एक गलती मैंने अभी रख दी है। क्या गलती रही है? एक छोटी सी गलती रख दी। देखिए, यहाँ मैंने कहा था संधि होने पर छ में जो स्वर है वही स्वर किसमें डाला, छ में। तो छ क्या आएगा, आधा है, अर्थात स्वर रहेगा। आधा छ कैसे करेंगे, हल्का छ। अब ये सही है। और उदाहरण देखिए, कई बार इसी शब्द को कंफ्यूज करके परीक्षा में प्रश्न आ जाता है और ये शब्द आ जाता है उच्छ्वसन। अब इसका संधि विच्छेद करते हैं। वापस संधि विच्छेद करते समय च और छ का आपको मेल देखना और इस च की जगह तो कर देना त और छ की जगह स। अब छ आता है तो स भी आधा। उच्छ्वसन। अभी जो वुमेन सुपरवाइजर एग्जाम हुए थे 2019 मार्च या फरवरी माह, उसमें ये शब्द आया। शब्द को एक ही मूल शब्द है उच्छ्वास। उच्छ्वास का अर्थ क्या है, ऊपर उठी हुई सांसें, जल्दी सांसें लेना, आहे करना। शब्द है उच्छ्वसित। संधि विच्छेद करेंगे उत प्लस श्वसित। और यही शब्द यदि पूछ लिया जाए कि इसमें उपसर्ग कौन सा है, प्रत्यय कौन सा है, तो उपसर्ग इत प्रत्यय, श्वास मूल शब्द। 3 शब्द एक जैसे हुए। चौथा शब्द देखिए, चौथा शब्द भी संधि विच्छेद के लिए दूंगा आपको। बहुत अच्छा शब्द है उत्सृंखल। उत्सृंखल कहते हैं उद्दंड को, बदमाश को। संधि विच्छेद करो। संधि विच्छेद करेंगे तो च की जगह तो हो जाएगा त उत। और अब हमें क्या करना है, स करना छ की जगह। अब स में क्या स्वर है, र नहीं है, री। तो स में भी री लिखिए ना। तो स में री ऐसे तो लिखा नहीं जाएगा, ये गलत पैटर्न है। लिखा क्या जाएगा, ये उत प्लस श्रृंखल, उच्छृंखल। अच्छा शब्द है, शब्द शुद्धि में, उपसर्ग में और इस संधि में, तीनों जगह पूछा जाता है। ऐसा ही 2010 के पेपर में एक प्रश्न आया था
वो क्वेश्चन भी यहाँ पर दे रहा हूँ। प्रश्न थोड़ा उटपटांग है लेकिन आता है परीक्षा में। क्या करें? श्री मच्छर चंद्र जी, ये सेम शब्द आया ऐसा ही में। श्री मच्छर चंद्र जी की संधि होगी, यानी संधि विच्छेद करना था इसका। अब इसमें दो नियम लगेंगे संधि के, व्यंजन संधि के दो नियम। कौन कौन नियम लगेंगे? एक तो यहाँ और एक यहाँ। यहाँ पर तो हम 11 नंबर नियम पढ़ रहे हैं वो, और यहाँ पर 5 नंबर नियम। करिए संधि विच्छेद। कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। श्रीमत प्लस शरद प्लस चंद्र जी, श्रीमत प्लस शरद प्लस चंद्र जी, श्रीमत चंद्र जी। ऐसे न ऐसे एक और शब्द जिसका संधि विच्छेद रूप दे रहा हूं, आपको संधि करनी। श्रीमत प्लस शंकर प्लस आचार्य जी, इस शब्द का आपको संधि करनी। श्रीमत प्लस शंकर प्लस आचार्य, श्रीमत शंकराचार्य जी। बिल्कुल। त का सबसे पहले श्रीमत में ये त है, इसका करो च, श्रीमत छ हो गया। अब श का क्या करो? छ। श के ऊपर बिंदी थी वो भी कर दो। फिर शंकराचार्य। फिर आप दीर्घ संधि का पहला नियम लागू हुआ, अर्थात या देखिए यहाँ तो 11 नंबर नियम लगा, और यहाँ पर क्या हुआ? दीर्घ संधि का पहला नियम हुआ। तो दो संधियां हैं इन दोनों शब्दों। ये परीक्षा में पूछा जा चुका है, पीएससी में कभी कभार खुले भटके ये भी आ सकता है। क्लियर? अब दूसरा शब्द देखिए, बहुत अच्छा शब्द है और जीके में भी ये महत्वपूर्ण है और संस्कृत साहित्य में भी महत्वपूर्ण है। शब्द है मृत प्लस शकटिकम, मृत प्लस शकटिकम। संस्कृत का शब्द है, संस्कृत का एक प्रसिद्ध शास्त्र भी है, ग्रंथ भी है, जिसके लेखक कौन है इसकी भी चर्चा करूंगा। पहले इसको संधि युक्त शब्द बनाते हैं। तो शब्द क्या बनेगा? तय का बना दिया, च श का छ, छ में स्वर ए का तो छ में भी ए का, बाकी यू का ही। श्रीमत सॉरी मृत प्लस शकटिकम का होगा मृच्छकटिकम। अब देखिए मृच्छकटिकम, शकटिकम किसे कहते हैं? छकड़ा। वेरी गुड। या शकट शब्द एक राक्षस के संदर्भ में भी प्रयुक्त होता है, शकट राक्षस को भी कहते हैं, लेकिन यहाँ शकटिकम का अर्थ है छकड़ा। अब मृच्छकटिकम शब्द का शाब्दिक अर्थ निकलेगा गायों के लिए घास ले जाने वाली गाड़ी, ऐसा कुछ अर्थ निकलेगा। और एक प्रसिद्ध ग्रंथ, एक आचार्य है शूद्रक, शूद्रक का है यह ग्रंथ। नेक्स्ट शब्द देखिए, दूसरा शब्द है विद्युत शक्ति। संधि विच्छेद करेंगे, क्या हो जाएगा? शक्ति। विद्युत प्लस शक्ति, शक्ति, विद्युत शक्ति। ऐसे ऐसे शब्द है तत् प्लस शिव। संधि युक्त करेंगे, क्या बन जाएगा? तत्शिव। और एक शब्द जूनियर अकाउंटेंट, जो जस्ट पिछला एग्जाम हुआ 2016 में हुआ था, 15-16, पहले 2013 में एग्जाम हुआ था जूनियर अकाउंटेंट, वो एग्जाम किन्हीं कारणों से रद्द कर दिया गया। जो री एग्जाम हुआ जूनियर अकाउंटेंट का, उसमें ये प्रश्न पूछा गया कि शत प्लस शास्त्र से संधि युक्त शब्द बनेगा। शत प्लस शास्त्र से संधि युक्त शब्द बनेगा, शब्द बनेगा सच्छास्त्र। देखिए मैंने क्या किया, तय का तो कर दिया च, और श का क्या कर दिया छ, सच्छास्त्र शब्द सत्य शास्त्र के लिए प्रयुक्त होता है। सत्य का अर्थ सच्चा, शास्त्र आप समझते हैं सच्छास्त्र। तो ये इसके प्रमुख रूप से उदाहरण थे। तो 8-10 उदाहरण है इन नियमों के, ये हमने मुख्य उदाहरण पढ़े। आप अभी इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए, कोई भी आया प्रश्न तो आप आराम से हल कर सकते। 1-2 उदाहरण कोई और मिल जाएंगे आपको, प्रमुख रूप से ये उदाहरण। अब आप इनका चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं, चाहते हैं तो देखिए साथियों, कभी कभी परीक्षा में ऐसे ऐसे शब्द भी मिल जाते हैं। मच्छर चंद्र जी, अब हमें क्या लेना देना मच्छर चंद्र जी से, फिर भी आ जाता है परीक्षा में भूले पड़े तो फिर क्या करें। तो इसलिए ऐसे शब्दों का भी ध्यान रखें, कभी कभार ऊट पटांग शब्द आ जाते हैं। नेक्स्ट देखिए नियम नंबर 12 नियम नंबर में क्या क्या बदलाव होंगे, ध्यानपूर्वक देखिए।
नियम नंबर 12 है कि किसी भी स्वर के साथ 6 के मेल पर, यानी प्लस से पहले अंतिम ध्वनि होगा कोई भी स्वर और प्लस के बाद क्या होगा 6। तो संधि होने पर क्या होगा? संधि होने पर च का आगमन हो जाएगा और कोई बदलाव नहीं करना आपको। संधि विच्छेद करो, च आधा हटा दो और संधि करो तो च लगा दो और कोई बदलाव। जैसे उदाहरण देखिए, ऐसे उदाहरण 5-7 उदाहरण तो सामान्यतः आप दैनिक जीवन में उपयोग में लेते हैं। अनु प्लस छेद, प्लस से पहले कोई भी स्वर आ सकता है, आया स्वर, बाद में 6। अब ये ध्यान रखें इस 6 के अंदर कोई स्वर हो सकता है। पहला वर्ण यानी प्लस की तरफ, इस तरफ प्रथम वर्ण क्या है? 6। अब संधि करिए, क्या हो जाएगा? अनुच्छेद। अब इसको नियम नंबर 11 की दृष्टि से आप हल करने की कोशिश करेंगे तो होगा ही नहीं है। नियम नंबर 11 था कि प्लस से पहले तय या दय। अब इसको मान लीजिए 6 का मेल तो आपको दिख रहा है, उसी नियम के अनुसार मैं कोशिश करता हूँ तो अनुत प्लस छेद, दोनों जो शब्द बन रहे हैं गलत है, ऐसे शब्द है ही नहीं। अनुत होता ही नहीं, छेद भी नहीं होता है, छेद है। ऐसे दूसरा उदाहरण देखिए, शब्द है आच्छादन। संधि विच्छेद करेंगे, आ प्लस छादन, आ प्लस छादन। ऐसे शब्द हैं वी प्लस छेद, विच्छेद। बहुत अच्छा शब्द है परिच्छेद। ऐसे शब्द है प्रतीक प्लस छवि। ऐसे शब्द है वृक्ष च छाया। और लास्ट शब्द लिख देता हूं तरु प्लस छाया। अब इन शब्दों का आपको सॉल्यूशन देखना है, तो देखिए परिच्छेद, संधि विच्छेद करेंगे, परि प्लस छेद, सीधा सा हो गया। चाहे की जगह प्लस का निशान लगा तो बहुत आसान है। और अब शब्द आया प्रतीक प्लस छवि, संधि करो, प्रतीक च छवि च आधा। शब्द आया वृक्ष छाया, संधि विच्छेद करो, वृक्ष प्लस छाया। और शब्द आया तरु छाया तो तरु च छाया। ये शब्द तरु छाया परीक्षा में शब्द शुद्धि में भी पूछा जाता है। उस समय क्या गलती दी जाती है, इसमें कहां पर गलती होती है बता सकते हैं आप? देखिए यहाँ गलती हो सकती है। क्या गलती होगी? वो बड़ा दे देंगे, नहीं होता है, छोटा ही होगा। तो ये प्रमुख रूप से 7-8 शब्द है जो इस नियम के संदर्भ में पूछे जाते हैं। आप आसानी से इनको याद रख सकते हैं। लेकिन नियम नंबर 11 और 12, अब जैसे ये 11 का उदाहरण है, ये 12 है। अब आप तुलनात्मक रूप से देखिए, मैं इन उदाहरणों को 11 नंबर नियम की दृष्टि से हल करने की कोशिश करूंगा, उत्तर निकलेगा ही नहीं। उत्तर कैसे नहीं निकलेगा कि जो भी दोनों शब्दांश या शब्द बनेंगे वो गलत होंगे। ऐसे शब्द प्रचलित नहीं है हिंदी में। जैसे मैं शब्द लेता हूँ वृक्ष प्लस छाया, जैसे वृक्ष च छाया दिया हुआ, इसको इस नियम की दृष्टि से हल करने की कोशिश करता हूँ तो होंगे नहीं। इसलिए आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। दोनों नियम अलग अलग हैं और दोनों के लिए अलग अलग उदाहरण है। लेकिन इनमें जब संधि होती है तो इसमें भी च बन रहा है और इसमें भी च, ये ध्यान रखना। लेकिन यहाँ इस च का तय और छ का क्या करना है? स, मृत प्लस ठीक है। लेकिन इसमें कुछ भी नहीं करना, च हटाकर संधि विच्छेद का, परि प्लस छेद। अब इसकी दृष्टि से करोगे तो परिच्छेद शब्द का परित प्लस छेद, ये तो ऐसे कोई शब्द ही नहीं दोनों। जैसे वृक्षत प्लस छाया, गलत हो गए। तो आप जैसे ही हल करने की कोशिश करो होंगे नहीं, तो आराम से इन दोनों नियमों का आपकी हो जाएगा। तो नियम नंबर 10 और 11 वेरी इंपॉर्टेंट, 12 की भी कुछ शब्द अच्छे। अब देखिए नियम नंबर 13 नंबर नियम देखिए क्या है इसमें। थोड़ा अलग है, अभी तक जो पढ़ रहे थे उससे थोड़ा सा पृथक समझिए।
आ को छोड़कर स्वर। प्लस से पहले क्या रहेंगे? ए या आ को छोड़कर स्वर। और प्लस के बाद में कौन सा श रहेगा? दंत्य स। अब देखना, ध्यानपूर्वक समझिए। प्लस से पहले ए और आ नहीं आएगी, मैं ऊपर क्रॉस लगा रहा हूं। इसका मतलब इनको छोड़कर जो विशेष 9 स्वर है उनमें से कोई भी एक स्वर किससे पहले आएगा? प्लस से पहले अंतिम ध्वनि। और मिलने वाला वर्ण क्या आएगा? दंत्य स। दंत्य स। अब जब दंत्य स आएगा तो जब संधि होगी तो इस दंत्य स का क्या बनाना है? मूर्धन्य स। और कोई बदलाव नहीं। कुछ उदाहरण देखिए। जैसे आपने इस उदाहरण को पढ़ा होगा, मैंने शब्द लिखा है अभी प्लस शेख। प्लस से पहले कौन सा स्वर है? ई का, अर्थात ए आ नहीं है। और प्लस के बाद क्या है? दंत्य स। दंत्य स में स्वर कोई भी हो सकता है, उसको आपको नहीं देखना है, कोई भी स्वर हो बाद में है। अब आप जब इसकी संधि करो और कोई बदलाव नहीं करना है, उस दंत्य स की जगह मूर्धन्य स कर देना है, अभिषेक। ये शब्द आप खूब पढ़ते हो। अब इसको परीक्षा में पूछते हैं, शब्द शुद्धि में भी, संधि में भी। नाम पूछते हैं कि अभिषेक में कौन सी संधि, तो आसानी से आप उत्तर दे सकते हैं। साथ में उपसर्ग में आ जाए अभिषेक में मूल शब्द क्या है, तो ध्यान रखिए आपको दंत्य स का प्रयोग करते हुए ये लिखना है शेख। ऐसे ऐसे शब्द आता है विषाद। अब संधि विच्छेद करो, वी प्लस साद। ऐसे ऐसे उदाहरण देखिए, सु प्लस समा, सुषमा। बहुत अच्छा शब्द है। उदाहरण देखिए, इस शब्द को, शब्द लिखा मैंने अभिषिक्त। अभिषिक्त का अर्थ होता है भीगा हुआ। संधि विच्छेद करें, अभि प्लस सिक्त, अभिषिक्त। ऐसे ऐसे शब्द है, अनु प्लस संग। अब इसको संधि युक्त करेंगे तो क्या बन जाएगा? अनुसंग। और अनुसंग की जगह अनुसंगी आ सकता है। इस प्रकार के शब्द आते हैं। ऐसे ऐसे एक और उदाहरण देखिए, सु प्लस सुप्त। संधि युक्त करेंगे तो क्या शब्द बनेगा? सुषुप्त। तो ये प्रमुख रूप से इस नियम के 5-7 उदाहरण, प्रचलित उदाहरण बता रहा हूं, ज्यादा उदाहरण पर मैं चर्चा नहीं कर रहा हूं। अब देखिए, इसके 2 अपवाद वाले शब्द भी, इसी नियम के अपवाद, उनको मैं इधर पृथक से लिख के समझा रहा हूं। अपवाद कैसे है समझिए, इसी नियम के अपवाद। जैसे मैंने शब्द लिखा अनु प्लस सार। ऐसे ऐसे शब्द लिखा वी प्लस सर्ग। और तीसरा शब्द लिखता हूं वी प्लस सर्जन। अब देखिए, संधि करूंगा, शब्द क्या बन जाएगा? अनुसार। आपको समझ में आ गया होगा अपवाद कैसे है। वी प्लस सर्ग और वी प्लस सर्जन से विसर्जन। अब ऐसे देखें तो यहाँ कोई बदलाव ही नहीं हुआ है, तो ये संधि है या संयोग? अब कई परीक्षाओं में ये शब्द पूछा हुआ है कि विसर्ग शब्द में कौन सी संधि, कौन सी है विसर्ग में? व्यंजन है। इस नियम का अपवाद। क्यों अपवाद है? कि नियम के अनुसार देखिए, प्लस से पहले सभी में ए या आ को छोड़कर स्वर है और प्लस के बाद में दंत्य स है, तो संधि होने पर यहाँ मूर्धन्य स होना चाहिए तीनों शब्दों में। लेकिन आप देखेंगे तो इनमें बदलाव नहीं हो रहा, इसलिए ये अपवाद। और इसमें ये शब्द मोस्ट है। विसर्ग शब्द में कौन सी संधि है? व्यंजन। और कभी कभी परीक्षा में पूछते हैं कि व्यंजन शब्द में कौन सी संधि है। आप पहले पढ़ के आए हो, व्यंजन शब्द में ज्ञान संधि। तो ये आपके व्यंजन संधि का 13 नंबर नियम। अब नियम नंबर 14 समझिए। 14 नियम ध्यानपूर्वक देखिए। इस नियम को थोड़ा ढंग से समझेंगे तब समझ में आएगा, क्योंकि थोड़ा है लंबा चौड़ा।
प्लस से पहले बहुत ध्यानपूर्वक समझिए, प्लस से पहले इन तीन में से एक वर्ण री, र और स, ध्यानपूर्वक समझिए। प्लस के बाद न। अब देखिए कुछ मैं और लिख रहा हूं, क ख ग घ, प फ ब भ म, और य र ल व ह, और स्वर, सभी स्वर। अब देखिए, अब यहाँ एक छोटा चित्र भी बना रहा हूं, अन्यथा ये समझ में नहीं आएगा। इस चित्र से आप समझ लेंगे। अब देखिए, मान लीजिए ये दोनों तरफ कोई क्या है, शब्द है। भाई इन दो शब्दों में हमें क्या करनी, संधि करनी, ऐसा मान लीजिए। तो प्लस से पहले जो शब्द है उसमें कितने वर्ण है, तीन वर्ण है। मान लीजिए तीन है, दो भी आ सकता है, एक भी आ सकता है। आप मैं थोड़ा ढंग से समझा रहा, देखिए कि प्लस से पहले एक शब्द है, उसमें कितने वर्ण है, तीन। उन तीन वर्णों में, इन तीन में से कौन से तीन, री, र, स में से कोई एक आएगा, और वो आ कहीं भी सकता है। भाई अभी तक हम संधि में ये पढ़ रहे थे कि यहाँ वाला और यहाँ वाला, इन दोनों में मिलने, प्लस से पहले जो शब्द है उसकी अंतिम ध्वनि, मिलने वाले की प्रथम ध्वनि, इन दो में संधि हो रही थी। लेकिन अब इसमें थोड़ा नियम है, पृथक है। प्लस से पहले जो शब्द है वो तीन वर्णों का है, और उन तीन वर्णों में री, र, स में से कोई एक कहीं पर भी आ सकता है, आगे, बीच में या पीछे। और प्लस के बाद जो शब्द है, मान लीजिए उसमें दो वर्ण, उन दोनों वर्णों में से कहीं पर भी यहाँ या यहाँ कौन आएगा, न। और पूरे शब्द में यहाँ से लेके यहाँ तक क ख ग घ प फ ब भ म य र ल व, और स्वर में से एक, दो या तीन तीन वर्ण आएंगे। कभी एक आएगा, कभी दो आएंगे, कभी तीन, पूरे शब्द में, दोनों में। ये जो नीचे कोष्टक में लिखे हुए हैं लंबे से गोले में, इनमें से एक, दो या तीन वर्ण पूरे शब्द में आएंगे। वापस देखिए ध्यानपूर्वक, एक बार और बता रहा हूं। प्लस से पहले जो एक शब्द है उसमें मान लीजिए तीन वर्ण है, उन तीन वर्णों में री, र, स एक वर्ण कहीं पर भी आ सकता है, आगे, बीच में या पीछे। और प्लस के बाद वाले शब्द में मान लीजिए दो वर्ण है, तो उन दोनों वर्णों में से कहीं पर भी क्या आ सकता है, नहीं। और पूरे शब्द में इनमें से कोई एक, दो या तीन वर्ण आएंगे। तो संधि होगी तब इस न का क्या बन जाएगा, हण। कुछ शब्द आपने दीर्घ संधि में, कुछ शब्द आपने अयादि संधि में से पहले भी पढ़े। अब उदाहरण देखिए, पहला उदाहरण लिख रहा हूं, उत्तर प्लस अयन, उत्तर प्लस अयन। अब उत्तर प्लस अयन में देखिए, मैंने कहा था तीन शब्द वर्णों का शब्द होगा, है, और री, र, स में से कौन सा आया, र, और आया किधर है, प्लस की तरफ। अब दूसरा उदाहरण लिख देता हूं, राम प्लस अयन। इसमें दो वर्ण है, इन दोनों वर्णों में से, इन तीन में से कौन सा आया, र। अब देखिए इसमें तो प्लस की तरफ आया, इसमें सबसे पहले आ गया। तो आपको कहने का मतलब इन तीन में से कोई एक वर्ण कहीं पर भी आ सकता है। अब देखिए यहाँ न का आया, पीछे। अब इनमें जब संधि करेंगे तो शब्द क्या बन जाएगा, उत्तरायण। ऐसे ऐसे राम प्लस अयन, रामायण। अब देखिए अयन किसे कहते हैं, अयन चरित्र को भी कहते हैं, अयन घर को भी कहते हैं। जैसे राम प्लस अयन, रामायण राम का चरित्र, और राम के घर के संदर्भ में भी ये शब्द प्रयुक्त होता है। अब देखिए नेक्स्ट, इन दोनों शब्दों में ध्यानपूर्वक देखिए, एक एक संधि और है। मैं कोष्टक में नाम भी लिख रहा हूं, जैसे मैंने लिखा दीर्घ, जैसे मैंने लिखा दीर्घ, इन दोनों में दीर्घ संधि। अब मान लीजिए परीक्षा में प्रश्न आ गया, रामायण में कौन सी संधि है, भाई व्यंजन भी है, दीर्घ भी है, उत्तर क्या दोगे, व्यंजन भी है और दीर्घ भी है, आप आंसर क्या दोगे, ऑप्शन। भाई ऑप्शन मैं कह रहा हूं, ऑप्शन आ गया, पहला ऑप्शन दे दिया व्यंजन संधि, दूसरा दे दिया गुण संधि, तीसरा दे दिया दीर्घ संधि, चौथा दे दिया
प्रतिसंधि संधि। अब बताओ दीर्घ संधि। दीर्घ संधि क्यों? क्योंकि इसमें मुख्य संधि दीर्घ है, गौण संधि व्यंजन, ये ध्यान रखें। लेकिन ऐसे देखना कि कोई ऑप्शन ऐसा दे दिया ना कि दीर्घ एवं व्यंजन, तो उत्तर वो लिखना है दोनों। ऐसे ऐसे और उदाहरण देगी। बहुत अच्छा उदाहरण शब्द लिखा मैंने नारायण, ऐसे ऐसे शब्द लिखा मैंने क्रीडांगण, और नेक्स्ट शब्द है प्रे प्लस आंगन। ये जो प्रे प्लस आंगन शब्द है ना, ये RAS 2016 मुख्य परीक्षा में पूछा गया, और बाकी ये सभी शब्द बार बार परीक्षाओं में आते हैं। अब नारायण शब्द का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या संधि विच्छेद होगा? नर। नार प्लस अयन, नर नहीं आएगा। नार किसे कहते हैं? पानी। पानी में है घर जिसका वह, अर्थात विश्व। नार का अर्थ है पानी, नर नहीं आएगा। अब ध्यान करो, वापस देखिए, मैंने कहा था प्लस से पहले वाले शब्द में 3 वर्ण है, तो यहाँ देखिए नार रे इधर आया, रामायण में रे कहाँ आया? शुरुआत में। तो इधर उधर कहीं पर भी आ सकता, ऐसे समझना। और यदि ये नियम आप विस्तारित याद नहीं रखते हो तो 15-20 इसके प्रचलित उदाहरण उनको याद रख लो। नार प्लस अयन। दूसरा शब्द है क्रीडांगण, संधि क्या होगी? क्रीडा प्लस आंगन। आंगन, संधि हुई, नए का क्या हो गया? अणे। ऐसे ऐसे प्रे प्लस आंगन आ गया, संधि करोगे तो क्या बन जाएगा? प्रांगण। शब्द क्या बनेगा? प्रांगण। ये RS में पूछा गया। ऐसे ऐसे कुछ और उदाहरण इधर देखिए। बहुत अच्छा शब्द है, शब्द शुद्धि में खूब पूछा जाता है। शब्द लिखा मैंने शूर्पणखा, ये शब्द भी कहाँ पूछा गया? RAS 2016 में, और शब्द शुद्धि में पूछा जाता है। इसमें समास भी है और संधि भी है, और शब्द शुद्धि में भी पूछा जाता है। क्या संधि विच्छेद होगा? पहले तो ये देखिए क्या होगा? शूर्प प्लस नय का क्या कर दो? नय। शूर्प प्लस नखा। शूर्प का अर्थ है तेज, नखा का अर्थ है नाखून, अर्थात बहुब्रीहि समास में क्या होगा इसका विग्रह? तेज है नाखून जिसके वह, अर्थात अन्य अर्थ क्या है? रावण की बहिन है। और यहाँ पर भी जो जिनके लंबे लंबे नाखून है वो शूर्पणखा है, और हमें शूर्पणखा कहना चाहिए क्योंकि ये तो पशुओं की निशानी है, तो नाखून ज्यादा लंबे नहीं होने चाहिए। शूर्पणखा कहेंगे नहीं तो हम लोग, तो शूर्प प्लस नखा, शूर्पणखा। अच्छा शब्द है, ध्यान रखिए। संधि, समास, शब्द शुद्धि तीनों पूछा जाता है। उसके बाद आगे उदाहरण देखिए, ये भी अच्छा उदाहरण है। मैंने एक शब्द लिखा प्रसारण। अब इसकी संधि विच्छेद करें, संधि विच्छेद करेंगे, ध्यान रखना। प्रसार प्लस न आएगा, प्रसार, प्रसार प्लस न। यहाँ जो शब्द लिखे थे इन सभी शब्दों में दीर्घ संधि है। मुख्यतः कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। गौणतः पीछे जो नए का हणे हो रहा वो व्यंजन है, लेकिन इनमें आप ध्यान से देखेंगे कोई दूसरी संधि नहीं है, यहाँ सिर्फ व्यंजन। ऐसे ऐसे एक शब्द में लिख रहा हूँ त्रिश प्लस ना। अब इसको संधि युक्त करेंगे तो क्या हो जाएगा? तृष्णा। इस त्रिश शब्द में देखिए प्लस से पहले क्या क्या वर्ण है? री भी आई हुई है और श भी आएगा, दोनों आए, और पीछे ना आ गया, ना खड़े हो गए, तृष्णा। ऐसे ऐसे कुछ और उदाहरण देखिए जो अयति संधि में है, उन उदाहरणों को थोड़ी हम चर्चा कर रहे हैं। 2 ऐसे उदाहरण, स्रो प्लस अन, और दूसरा शब्द है श्रावण। इन दोनों शब्दों को ध्यान रखिए। स्रो प्लस अन, ओ का क्या बनता है अयति संधि में? अव। ओ का क्या बनता है? अव। तो क्या हो जाएगा? यहाँ शब्द श्रवण। इसके आगे मैं कोष्टक में लिख रहा हूँ अयति संधि, ठीक है। और नेक्स्ट शब्द है श्रावण। आ है, वैसे पहले आ है तो आ का क्या होगा? स्रो। स्रो प्लस 2 मात्रा, स्रो प्लस अन। इसमें भी कौन सी संधि? ये 2 अयति में आपने पढ़े थे। ऐसे ऐसे एक उदाहरण है, बहुत अच्छा उदाहरण, पुराण। शब्द क्या है? पुराण। अब इसका संधि विच्छेद कर दिए, प्लस से पहले तो रह रखना, पुर नहीं होगा, पूरा। पूरा आता है, पूरा प्लस न, पूरा प्लस न, पूरा तत्व। तो इस प्रकार ये प्रमुख मैंने 10 एक उदाहरण बताया, 10-15 और उदाहरण इसके प्रचलित। और ये 2-2 जो संध्या हो रही उन शब्दों को परीक्षा में विशेष ध्यान रखें। 2-2 संध्या है, इनमें मुख्य संधि जो कोष्टक में लिखी गई वो है, और गौण संधि व्यंजन।
यदि किसी ऑप्शन में दोनों चीजें दे दी तो आप उत्तर दीजिए दीर्घ एवं अयधिक, और यदि किसी ऑप्शन में ये दीर्घ एवं यदि ऑप्शन में ही नहीं है, सीधा व्यंजन का पूछ रहा है तो व्यंजन बताइए। या आपको विवेक से निर्णय लेना कि नहीं। और यदि आपको ये नियम समझ में नहीं आया या कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आती है तो इस वीडियो के कमेंट में जरूर डालें, ताकि मैं वापस इसमें कुछ सुधार कर सकूं, या कहीं मैं गलत हूं तो वो भी सुझाव देंगे, या कहीं आपके पास और कुछ मटेरियल हो तो वो भी उसके कमेंट में जरूर डालें। तो अब आप इसको देख सकते हैं। एक दो और उदाहरण मुझे याद आ रहे हैं। एक उदाहरण है परि प्लस नाम। परि प्लस नाम संधि युक्त करेंगे क्या हो जाएगा? परिणाम। अब इसमें पूछो कौन सी संधि है? दीर्घ और व्यंजन। वही संधि और कोई नहीं, व्यंजन है, दीर्घ नहीं। इसमें कोई दीर्घ नहीं, परि प्लस नाम परिणाम। अब दूसरा दे दिया परिमाण। अब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो परि प्लस मान परिमाण। ये दोनों आपके आराम से आप समझ लोगे। अब इनमें देखिए र आया हुआ प्लस से पहले, बाद में क्या आया हुआ? न। एक चीज मैं और बतानी भूल गया, वो देखिए पहले शब्द मैंने कहा था प्लस से पहले इन तीन में से कोई एक वर्ण कहीं पर आएगा, प्लस के बाद न आएगा कहीं पर भी, और पूरे शब्द में इनमें से वर्ण आएंगे, एक दो तीन वर्ण आएंगे। अब हम चेक करते हैं। जैसे ये देखिए इसमें ऊ यहाँ से आया हुआ है, उसके बाद ऊ के बाद ए स्वरों में से आया हुआ य, तो टोटल कितने वर्ण आ गए? 3। तो इस तरह से पहचान कर सकते हो। और पहचान यदि नहीं हो तो आप इनको 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद भी ये रह जाए। तो देखिए साथियों, आपको इसको विस्तार से पढ़ना तो पड़ेगा। जब तक आप पढ़ोगे नहीं तब तक इसका सॉल्यूशन आपके नहीं होगा। तो लास्ट नियम ले लेते हैं, व्यंजन संधि का अंतिम नियम हम चर्चा कर रहे हैं, और उसके बाद सिर्फ व्यंजन के अपवाद पढ़ेंगे। देखिए व्यंजन संधि का अंतिम नियम। नियम नंबर 15, द के साथ। ध्यान से देखना, बीच में आपने 5 से लेके 11 तक जो नियम पढ़े थे उसका ये उल्टा है। इसी व्यंजन संधि के नियम नंबर 5 से 11 तक हम प्लस से पहले विच्छेद करते समय मानते थे तय, जैसे उद नहीं मानते थे। अब यहाँ पर उद मानना यानी दय मानना, ये दय वाला नियम है। दय के साथ कौन कौन से वर्ण आए? क ख त थ प फ और स श श। अब टोटल इनमें से कोई एक वर्ण आए तो संधि विच्छेद करते समय पहले क्या मानना? द। ये उपसर्ग में भी ध्यान रखना। जैसे मैं एक शब्द लिख रहा हूं, तद प्लस पर। अब चेक करिए, मैंने जो बताया नियम के अनुसार ये है कि नहीं। देखिए प्लस से पहले क्या दिया हुआ? द, और प्लस के बाद में पर। अब इसकी संधि करो तो वर्ण बदल दो, और कुछ भी नहीं करना है आपको। कैसे वर्ण बदलना? देखिए संधि करेंगे तो इस द की जगह क्या हो जाएगा? त आधा, और वो चेंज नहीं कर। जैसे तद प्लस पर संधि युक्त करेंगे तो तत्पर। अब पूछ ले तत्पर में कौन सा उपसर्ग है, तो आपको ध्यान देना उपसर्ग क्या है? तद। हालांकि तत् और तद का अर्थ एक ही है, मूल संस्कृत के अनुसार द होना चाहिए, लेकिन अब हिंदी में ये समस्या उत्पन्न हो गई है। अधिकतर परीक्षाओं के उत्तर कुंजियों में भी तय बन गया। आप ये विवेक से उत्तर देंगे। यदि इन वर्णों से कोई भी शब्द शुरू हो रहा है उसके साथ आपको करना है तो आपको प्राथमिकता द को देनी है। अर्थात जैसे उदाहरण देंगे, अब शब्द है तत्काल, परीक्षा में प्रश्न आ गया तत्काल का संधि विच्छेद होगा, तो आप ये ध्यान करोगे कि इसमें मिलने वाला वर्ण कौन है? क। यानी इनमें से कोई भी वर्ण हो तो आप पहले ये भी करोगे, तद प्लस का द करोगे। संधि होने के कारण ये तय है।
जैसे दो हिट उदाहरण है, प्रसिद्ध उदाहरण है, उनकी चर्चा करूंगा मैं। पहले संसद प्लस सदस्य, और दूसरा है संसद सत्र। अब संसद प्लस सदस्य को संधि युक्त करूंगा तो संसद सदस्य, और इसका संधि विच्छेद करूंगा तो संसद प्लस सत्र। ऐसे ऐसे शब्द है। उत्तेजक, अब यहाँ ध्यानपूर्वक देखिए, अब यहाँ आधा तय कहाँ है, ये यहाँ है। आधा तय तय के साथ ही आता है, ऐसे लिखा जाता है। तो इसको उद प्लस तेजक, उत्तेजक। और ऐसे ऐसे शब्द है उद प्लस तीर्ण, उत्तीर्ण। ऐसे ऐसे शब्द है उद प्लस किरण, उत्कीर्ण। ऐसे ऐसे उद प्लस सौ, उत्सव। और अब जैसे शब्द है तद प्लस सम, अब तद क्या होता है, तद कहीं परीक्षाओं में तद आ जाता है, कहीं तद, तो शब्द क्या बन जाएगा, तत्सम। तद का अर्थ क्या है, उसके, उसके सम का अर्थ समान, उसके यानी किसके। ये भी प्रश्न आ चुका है, तत्सम शब्दों के संदर्भ में प्रश्न आया कि तत्सम में तत् शब्द किस भाषा के लिए प्रयुक्त हुआ। तो तत्सम शब्द कौन से होते हैं, संस्कृत के वे शब्द जिनका प्रयोग ज्यों के त्यों हिंदी में कर लिया जाता है। तो यहाँ तद या तत् शब्द किसके लिए आया है, संस्कृत के लिए। तो आपको प्राथमिकता यहाँ किसको देनी है, दय को देनी। बाकी बीच में हमने 5 से लेके 11 तक 7 नियम पढ़े थे, उन सभी में हमने तय किया। जैसे उच्चारण आ गया तो उत प्लस चारण, वहाँ मिलने वाला वर्ण क्या है, च है, इनमें से कोई नहीं। तो ये कुछ इसके उदाहरण है। तो साथियों, हमने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पैटर्न के अनुसार कक्षा 9 से 12 के जो पैटर्न है, जो पीएससी और अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड का पैटर्न है, उसके अनुसार व्यंजन संधि के ये कुछ नियम पढ़े थे। अब कुछ और अपवाद के नियम हैं, यानी अपवाद वाले, या कुछ और कभी कभी परीक्षाओं में आ जाते हैं प्रश्न, ऐसे कुछ शब्दों के बारे में चर्चा करेंगे। उसका मैं अलग से वीडियो अपलोड करूँगा। धन्यवाद साथियों।